जी, सब स्टूडेंट को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आप ये W3 स्कूल है। W3 स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको W3 स्कूल मिल जाएगा। इसके अंदर आप ये ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। आपको लर्न एच टी एम एल के सारे ये टैग्स पड़े हुए हैं कि एच टी एम एल एडिटर क्या है, बेसिक क्या है, या एच टी एम एल में कलरिंग कैसे करते हैं। यहाँ से आप जो है ना इसके ये सिंटैक्स और ये टैग्स वगैरह पढ़ सकते हैं। जब कॉस आप नॉन सॉफ्टवेयर जी, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, मैं बता रहा था कि हमारे पास ये W3 स्कूल होता है। W3 स्कूल के अंदर हम जाके अपने HTML के टैग्स देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें W3 स्कूल, या फिर जब आप गूगल में जाके सर्च करते हैं HTML टैग्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल, तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाता है। ये HTML एग्जाम्पल W3 स्कूल, ठीक है। ये इसके सारी एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं। HTML के टैग्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और यहाँ पे आप ये मतलब HTML में अगर फॉर्म आप बनाना चाहते हैं तो ये फॉर्म है उसका, और ये उसके लिए टैग कौन सा यूज़ हो रहा है, फॉर्म इस तरह आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, स्टाइल लगाने के लिए कौन कौन सा है। जी अली सईद, आपका कोई और क्वेश्चन? आप अनम्यूट भी कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। शाहरुख को आवाज़ आ रही मेरी? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि HTML और CSS, अब चूँकि CSS में हमारी फॉर्मेटिंग बेसिकली होती है। लेट्स से हम अगर HTML में पैडिंग या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, अभी जिस तरह हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर की थी, तो अगर हम CSS में उसको किसी तरीके से कोई चीज़ ओवरराइट हो रही हो तो किस चीज़ को वो रेफरेंस मिलेगी? देखिए, जो आपका HTML के अंदर ना, वो तो आप सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर बना रहे हैं। CSS में ही इसकी पैडिंग वगैरह दी जाती है। और आपकी जो ओवरराइड है वो इसकी डिव को आपने जो क्लास दी होगी ना, उसके नाम की वजह से हो सकती है। आपने हर एक की क्लास का नाम चेंज रखना है। जब उसकी आपने एक्सटर्नल CSS करनी है ना, उसका नाम आपने चेंज रखना है। अगर सेम रखेंगे फिर इसमें ओवरराइडिंग होगी। अगर किसी और भाई का स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो भी टाइप भी कर सकता है, या हैंड रेज करके वो अनम्यूट भी कर सकता है अपना माइक, तो वो भी अपने क्वेश्चन कर सकता है। एक और क्वेश्चन था, ये जो कैरोसल आता है हमारा, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की बेस पे होता है कि वो CSS से ही होता है? सॉरी, क्या आता है? वो कैरोसल नहीं आता, इमेज जो चेंज हो रहे होते हैं आपके, वो एक तरह जी से जी, वो स्लाइडिंग। जावास्क्रिप्ट की मदद से ही आता है, क्योंकि वो जो टाइमिंग हम लगाते हैं वो JS से लगाते हैं जाके। ठीक।
जी अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो वो भी बता दें। उनके HTML और CSS के रिलेटेड, या वो जो असाइनमेंट कर रहे हैं वीडियो को देख के उसमें उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिलेटेड भी वो पूछ सकते हैं। जी मोहसिन, ये फ़र्स्ट क्लास नहीं है, ये लाइव सेशन है कि जो आप रिकॉर्डिंग देख के आप अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं HTML और CSS की, उसमें अगर आपको कोई इशू आ रहा है या HTML CSS में आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो कल तक कर दी गई है, कल तक अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके आप सबमिट करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर भैया आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर यहाँ पे असल में शायद ये लोग कंफ्यूज हो गए हैं काफ़ी कि ये कोई सेशन है। सेशन, ये लाइव सेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों के बस जो असाइनमेंट्स है ना, जैसे जो आज ड्यू है, तो उसका बेसिकली रात को जो ड्यू था, अब तो हमने कल तक कर दिया टाइम, तो उसको आप लोग जो है यहाँ पे आके हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। कोई मसला आ रहा है प्रैक्टिकली, कोई इशू आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तो आप लोगों का पहले टाइम है तो कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ये ध्यान में रखें, जब भी लाइव सेक्शन लिखा हो उसका मतलब होता है कि आपको असाइनमेंट्स वगैरह की हेल्प है, आपको मेंटरिंग चाहिए किसी चीज़ में। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग 2-3 लोग एक साथ अवेलेबल होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो असल में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो काफ़ी जो न्यू है वो लोग इधर आएंगे, ताकि उनको तो बिल्कुल पता नहीं है ना कोडिंग वगैरह का, तो वो फिर इसमें आके हमसे पूछेंगे भाई कि गिटहब पे फॉर एग्जांपल किसी से पुश नहीं हो रहा, या फिर HTML का प्रोजेक्ट चल नहीं रहा सही से, ऐसा कोई भी मसला उनको आ रहा है, तो वो फिर हम यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप लोगों को भी टाइम है, कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से, तो हम लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के बारे में अफसर हैं, तो उनसे अगर कुछ पूछना है, वो हमारे साथ हमारी टीम में डेवलपर्स में वो सीनियर हैं, तो वो हमारा रिएक्ट नेटिव पे काम करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो उसके हवाले से तो फील फ्री टू आस्क। जी वकास, ये क्वेश्चन मैं आपका आंसर कर देता हूँ। तो ये आपके आप देखिएगा इसमें एक वो है हमारे वेडनेसडे को ना, जब आपका ट्रायल खत्म हो रहा है उससे पहले एक और हमने एक वर्कशॉप रखा है जो मैं और शरियार लेंगे, जिसमें आपको बेसिकली हम ये सिखाएंगे कि आपकी वेबसाइट्स जो हैं ये डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। ऐसे गिटहब पे नहीं होता, गिटहब पेजेस होते हैं या फिर नेटलीफाई होता है, तो उसमें हम आपको डिप्लॉय करना सिखाएंगे। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे ना, फिर आपके इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ट्रायल में जो आपके वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप इवन सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो है, जो भी चीज़ है आपकी अपनी वेबसाइट लाइव हो जाएगी उसमें। ठीक है, वो वेडनेसडे को कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वेडनेसडे तक आप लोगों को थोड़ा सा और जावास्क्रिप्ट पे आ जाएगा, बूटस्ट्रैप पे भी काम हो जाएगा, तो वो कंबाइन करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हमने रखा हुआ है, वो फिर आपका प्रोजेक्ट उस पर लाइव होगा। ठीक है, जी मिर्ज़ा रहमान, रिएक्ट से पहले जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट कंपलसरी है और रिएक्ट। वकास इस तरह से होता है ना, मतलब अगर तो आप ना रेपो का लिंक आपके पास है तो उसको आप क्लोन कर सकते हैं अपने लोकल पीसी पे, और फिर आप ना सर्वर स्टार्ट करके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होता है कि वो आपको ना लिंक प्रोवाइड करते हैं, लाइव उन्होंने डिप्लॉय किया होता है और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है, उससे आप चेक कर सकते हैं। ये होता है।
अच्छा मेहमान, आपने पूछा हुआ है इसका क्लिकअप का। तो क्लिकअप पे ना अभी हम लोगों ने आपको असाइन नहीं किया, क्योंकि वो उसमें ये होता है कि आपको एक दफ़ा असाइन कर देंगे ना, फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो लोग फिर बेसिकली कंटिन्यू कर रहे होंगे ना ट्रेनिंग्स हमारी नेक्स्ट थर्सडे से, जो जो ट्रायल के बाद कंटिन्यू करना चाहेंगे, फिर हम उनको उस पर रजिस्टर करेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा उसमें। रहमान, जब हम मतलब रिएक्ट यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को ना हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि जब सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लगते हैं, मतलब जो ओवरऑल कोड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रिएक्ट में आसानी हो जाती है और कंपोनेंट्स होते हैं, छोटा कोड रहता है और मेंटेनेबल हो जाता है, इसलिए हम रिएक्ट को प्रेफर करते हैं। जो जावास्क्रिप्ट प्योर जावास्क्रिप्ट होती है उसमें मतलब काफ़ी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं फाइल्स के, और कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अली, ये होता है ना कि हो सकता है आपके पास ना एग्जिस्टिंग अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें तो ये होता है कि पहले क्लोन करते हैं और फिर हम उसमें ना कमिट वगैरह करते हैं, लेकिन हो सकता है आप एक न्यू रेपो बना रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप अपना कोड स्टार्ट से लिखना शुरू करते हैं, तो उसका एक डिफरेंट वे होता है कि आपको ना रिमोट यूआरएल ऐड करना पड़ता है गिट से, तो फिर वो जो फोल्डर होता है ना वो आपकी गिट रेपो के साथ लिंक हो जाता है, तो फिर आप पुश करते हैं तो वो पुश हो जाता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है तो उसमें ये होता है कि गिट क्लोन करना पड़ता है, या पहले से किसी ने न्यू वर्क ऐड किया तो वो पुल करना पड़ता है। नहीं मिर्ज़ा रहमान, हम रिस्पॉन्सिव के लिए ना HTML CSS में मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं, और फिर इसके बाद फिर हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेते हैं ताकि हम मीडिया क्यूरी पे हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। रिएक्ट बेसिकली ये होता है ना कि हम जो लॉजिक लगाते हैं ना उसके लिए हम रिएक्ट यूज़ करते हैं, जैसे मतलब स्टेट मैनेजमेंट करनी है या डेटा वगैरह का हमने करना है, जैसे स्लाइडर्स बनाने हैं, इवेंट लिस्टनर्स वगैरह, उसके लिए होता है। हम रिस्पॉन्सिव के लिए ना HTML CSS में मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं, उसका अलग कोड होता है CSS में ही। उसके बाद हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं क्या, ताकि हम जो मीडिया क्यूरी में इतने कोड्स लिख रहे होते हैं कि सारी स्क्रीन वाइज हम डिवाइड कर रहे होते हैं कि मोबाइल के लिए हमें ये रेजोल्यूशन चाहिए, ये हाइट विड्थ चाहिए, या फिर टैबलेट्स के लिए ये हाइट विड्थ चाहिए, हम मीडिया क्यूरी में सारी डिफाइन कर रहे होते हैं। अब इतना लंबे लंबे हमें कोड ना लिखना पड़े तो फिर हम बूटस्ट्रैप की तरफ स्विच हो जाते हैं। असल में ये जो होता है ना बूट्स टाइप का जो प्रोजेक्ट है, वो आप लोगों का अभी इसके बाद जो जो फ्रंट एंड वाले हैं ना, जो लोग ग्रुप सी और डी के अंदर हैं, जो फ्रंट एंड और मन वाले हैं, उनका जो नेक्स्ट अभी जो प्रोजेक्ट है वो इनका बूट्स टाइप पे आएगा, जो फिर वो हमारे पहले तो खुद भी करेंगे थोड़ा सा, वो शरियार ने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है, उसके बाद फिर वो हमारे साथ भी उस पर काम करेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे को, हमारी जो कंपनी है ना उसमें जो हमारा काम जो होता है वो करेंगे उसमें। ठीक है, इस तरह से होगा वो। तो आपको सारी इसकी थ्योरी वगैरह पता चल जाएगी ना उस टाइम पे। तो अभी अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग, मिर्ज़ा रहमान, जैसे आपका कौन सा ग्रुप है, मुझे तो याद नहीं है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें आपका जो अगर आपका सी है तो आपने ये इसका कौन सा ग्रुप है आपका? ए है। अच्छा, आपका ए है, ठीक है ठीक है। तो आपके लिए तो बूटस्ट्रैप अभी आ जाएगा आपके लिए भी, बल्कि आप लोगों के लिए भी ए आएगा, उसमें बूटस्ट्रैप आएगा उसके अंदर। तो इंशाल्लाह आप लोग देख लेंगे इसी हफ्ते में कि ये जो बात कर रहे हैं ना और क्लियर हो जाएगा सारा इंशाल्लाह। ए वालों के लिए ये है कि आप लोग जो भी चीज़ करते हैं ना उसको ज़रा, जैसे अब HTML का एक आपको एक्सरसाइज दी हुई है ना 1 घंटे के लिए, तो मैंने देखा काफ़ी लोग वो भी कंप्लीट नहीं कर रहे। तो हालांकि वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, वो जो लिख रहा है बस वो लिखना है, उसके बाद उसको सेम टू सेम अपने गेट पे पुश कर देना है, और तो कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। ठीक है, ये दो दो चीज़ें हैं, इससे 2 चीज़ें सीखी जाएंगी भाई, के ट्यूटोरियल से सीखते कैसे हैं, और उसके अलावा दूसरा है कि गेट पे पुश कैसे करते हैं। बस ये 2 चीज़ें दिख रहे हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप लोगों ने पूरी कर ली है तो फिर आप लोग CSS वाले पे चले जाएँ ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप लोग CSS वाला जल्दी कर लेंगे ना मंडे तक, तो फिर ये होगा कि फिर बूटस्ट्रैप पे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है,
असल में यार ये सी और डी का कंफ्यूजन इसलिए आया था क्योंकि लोगों के अलग अलग लेवल्स थे ना। तो अब तो हम ये कर रहे हैं कि बस अब 2 ग्रुप्स होंगे बेसिकली इसके बाद से ना, जैसे ये ट्रायल खत्म होगा ना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं अभी, इसलिए हमें अलग अलग ग्रुप करने पड़े। लेकिन अब ये हमारा प्रोसीजर होगा कि हमने 2 ग्रुप कर दिए हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वो हम आपको जो है ना नेक्स्ट वीक बताएंगे। तो उसमें ये होगा कि बस एक बेसिक लेवल है और एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल है। तो जो बेसिक लेवल वाले हैं उनको तो सब कुछ सिखाया जाएगा, जो ग्रुप ए वाले जो है ना उनके अंदर शामिल हो गए। और जो ग्रुप बी जो जो थोड़े से एडवांस वाले हैं उनको बैक एंड पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा अभी। जैसे आज इसके बाद जो आप लोगों की मीटिंग है बैक एंड वाली, वो खास तौर पे ग्रुप सी और डी वालों के लिए है ना। तो उसमें आपको एपीआई इंटीग्रेशन और एपीआई डिज़ाइन कैसे करते हैं बैक एंड पे नोड जेएस पे, और फिर पोस्ट बैंड पे उसको टेस्ट कैसे करते हैं, तो ये आप लोगों को उसमें सिखाया जाएगा। ठीक है, सी और डी वाला। लेकिन इसमें यह है कि एक चीज़ ये भी होती है इसके अंदर कि आप लोग खुद भी थोड़ा सा अगर करें ना एडवांस में, फॉर एग्जांपल अब आप कोई बंदा ए में वो लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है कोर्स, तो वो थोड़ा बहुत अगर अपने से भी एक्स्ट्रा करेगा तो वो डी में भी सेकंड ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तो इस तरह ग्रुप से इतना आप वो नहीं करें, बस हमने इसलिए रखा हुआ था कि कितने लोग हैं जिनको हमें कितनी ट्रेनिंग देनी है बेसिकली, जो जो ए ग्रुप के लोग हैं ना खास तौर पे कितने सेशन देने हैं। जिस तरह आप देखें हम ज़्यादा सेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो हमारे जो उनके असाइनमेंट्स हैं वो पूरे हो जाएं। ठीक है, और उसके बाद वो अप टू स्पीड हो जाएं ताकि फिर वो असल प्रोजेक्ट की तरफ आ जाए। ये हमारा मकसद है इतने सारे लेक्चर्स देने का। ठीक है, और ट्रेनिंग कितने मंथ्स की है? बैकएंड का इसके बिल्कुल बाद है, इस कॉल के बाद बैकएंड का है। ठीक है, उसमें हादी और अबू बकर आपके साथ होंगे और वो आपको बेसिकली प्रैक्टिकल सिखाएंगे, वर्कशॉप है वो। ठीक है, कि कैसे बनाते हैं बैकएंड। और बैकएंड का जो बैकएंड से करना चाहते हैं ना, तो आई थिंक वो एक या सवा महीने में पूरा सीख जाएंगे। उसके अंदर हम लोग उसके अंदर आपको बताया था मैंने, गोलैंग पे भी सिखाएंगे एक उसका सर्विस बनाना। और लेकिन उसके अंदर बैकएंड के उसके अलावा बैकएंड के अंदर कुछ चीज़ें आती है लिनक्स की, जैसे लिनक्स डॉकर। ठीक है, ये बेसिक इनकी सिखानी पड़ेंगी आप लोगों को हमें। और पोस्टमैन टेस्ट, एपीआई टेस्टिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो सिखानी है पड़ेंगी बैकएंड वालों को, आने चाहिए काम, आना होता है काम ये। इसलिए शायद 2 महीने भी लग सकते हैं फ्रेश लोगों के लिए। ठीक है, और जो थोड़े से एक्सपीरियंस है, इनको ऑलरेडी पता है एपीआई क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, उनके लिए शायद 1 महीना लगेगा बस मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा अभी रहमान 1 मिनट में ऐसा करता हूँ कि पहले जो है ना मैं मोहसिन का एक क्वेश्चन एक और है वो कंप्लीट करके फिर आपको अजहर ये बता देंगे, अजहर जो आपको आंसर कर रहे हैं ना क्लियर कर देंगे। और मे भी आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा उसके बाद, और क्लियरली फिर आप पूछ लीजिएगा जो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्विकली मोहसिन को बता देता हूँ कि हाँ मोहसिन मर्न नहीं है ना, ये तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो गो लाइन नहीं कीजिएगा। मर्न के हिसाब से बैकएंड में जो आपके पास आएंगे ना प्रोजेक्ट्स, तकरीबन आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं और आई थिंक 2 आपके पास वो हैं, क्या कहते हैं, पोस्टमैन टेस्टिंग है। मर्न जो आपके बेसिकली नोट जेएस पे जो होगा ना टेस्टिंग करते हैं जो एपीआईज की, तो वो मर्न का हिस्सा है इस तरह से। और इसी तरह जो आपका नोट जेएस का एप्लीकेशन होता है ना, जो वेब सर्विस होती है, वेब सर्विस बोलते हैं उसको, जो आपका सर्वर होता है उसका वेब सर्वर, उसको बेसिकली कंटेनराइज करना होता है। आजकल हर इंडस्ट्री में सब कंटेनराइज करते हैं उसको, तो वो आपको सिखाना लाजमी है। और उस कंटेनराइजेशन करने के लिए आपको लिनक्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा नेक्स्ट वीक एक छोटी सी लिनक्स की वर्कशॉप होगी, थोड़े बहुत लिनक्स की कमांड आने चाहिए ताकि डॉकर कंटेनर बना सकें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको क्लियर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और माइंड में ये है कि आप फ्रंट एंड पे फोकस करें ज़्यादा और बैक एंड के तमाम कोर्सेज आप लेते रहें। ठीक है, बस ये है, आपको मेरे ख्याल से माइंड में महीना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए अगर आप इफ़ यू आर अ गुड लर्नर। ठीक है, तो माइंड का स्टैक आप समझ जाएंगे पूरा। और आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को पसंद नहीं है गोलैंग नहीं सीखनी किसी ने, तो वो हमें बता दे भाई मैंने नहीं सीखनी गोलैंग, तो हम उसके उसमें से हटा देंगे, कंपलसरी नहीं है वो। ठीक है ना, वो सिर्फ इसलिए था कि क्योंकि इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने बताया था सुबह भी, कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए। जिनको जॉब करनी है, जिनको फ्रीलांसिंग करनी है, उनके लिए माइंड काफ़ी है वैसे तो। ठीक है, अच्छा अब जो है ना ये अली, क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू डेवऑप्स, प्लीज एक्सप्लेन क्लाउड। अली ये जो क्लाउड होता है ना, ये क्लाउड हमारा, इसका मतलब ये होता है ये जो आप नोट जेएस हम बनाएंगे ना एप्लीकेशन, इसको एप्लीकेशन बन जाता है। मैंने बोला वेब सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है, तो इसको बेसिकली दुनिया को किस तरह दिखाएंगे कि भाई एपीआईज यूज़ कर लें हमारी, तो उसको करने के लिए हमें इंटरनेट पे डालना पड़ेगा। तो इंटरनेट पे कहाँ पे डालेंगे आप, हमारे घर पे तो डालेंगे नहीं, लाइट चली कुछ हो जाएगा, कभी लाइट डाल सकते, घर पे भी कर सकते हैं हम, इसको क्लाउड चला सकते हैं सर्वर को, लेकिन फिर क्या होगा, लाइट चलेगी तो मसला हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, होस्टिंग खरीद लेते हैं। तो होस्टिंग में जो क्लाउड होते हैं ना, तो किसी इंटरनेट पे जहाँ पे फॉर एग्जांपल होस्टिंग वाली जगह पे होती है, वहाँ पे हमारा एक बेसिकली एक समझ लें कंप्यूटर हमारा प्राइवेट आ जाता है, या फिर पब्लिक भी आ जाता है, प्राइवेट भी आ जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने सर्वर डाल देते हैं।
अब पूरी दुनिया वहाँ से हमारा डेटा उठाती है। इसी तरह जैसे गिटहब है ना, गिटहब एक क्लाउड है, क्लाउड रिपो है, ठीक है ना, क्लाउड है वो एक तरह से। तो बेसिकली बस क्लाउड का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पे कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, जो हम पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है, इसका मतलब ये है। ओके, अच्छा, अब ये मिर्ज़ा रहमान का अज़र आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर करते हैं सही तरीके से, जी तो जी समझ नहीं आया जी। जी। रिस्पॉन्सिव का जहाँ तक ताल्लुक है ना वेबसाइट का, इसका ये होता है कि हम हमारी वेबसाइट हर डिवाइस पर प्रॉपर काम करें। मोबाइल पे अगर कोई हमारी वेबसाइट विजिट करता है तब भी प्रॉपर है, या टैबलेट या पीसी किसी भी साइज की हो तो इस पर प्रॉपर काम करे। अब रिएक्ट नेटिव इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। इधर तो हमने सिर्फ ब्राउजर या एक वेब के प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। अब रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करते हुए हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं। तो अब वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में डिफरेंट है ना, इसी तरह हम रिस्पॉन्सिव भी अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव प्रॉपर काम करने के लिए होते हैं, और रिएक्ट नेटिव हम कम्प्लीटली अलग प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे होते हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एंड्रॉयड एंड आईओएस। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था कि HTML CSS और बूटस्ट्रैप बेसिकली रिस्पॉन्सिव, मेरा रिस्पॉन्सिव का मतलब ये था ना कि यानी कि जो बटन्स वगैरह, जिस तरह की जावास्क्रिप्ट का मुझे अंदाज़ा है कि वो बटन्स वगैरह को कोई ऑपरेशन उसका परफॉर्म करना हो तो उस वक्त यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर आपने लॉग इन ऑथेंटिकेशन वगैरह करनी है तो क्या यही सारे काम हमने रिएक्ट में भी करने होते हैं? जी जी, ये सारे काम, हमारी लॉजिक, सारी फंक्शनैलिटीज़ हम रिएक्ट में भी करते हैं और रिएक्ट नेटिव में भी करते हैं। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है। बस यही मेरी कन्फ्यूजन आ गई थी ना। मेरा रिस्पॉन्सिव के लिहाज से मीनिंग वो था कि एक्चुअली जो फंक्शनैलिटीज़ बैक एंड पे जो परफॉर्म हो रही होती हैं यूज़र इंटरफेस के साथ, तो वो थोड़ा सा वो हो गया था। ठीक है, अभी मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू। यू आर वेलकम मोस्ट। HTML जो अगर वेबसाइट बनी होगी ना सिर्फ HTML में, वो तो सिक्योर नहीं होता डेटा, वो तो पूरा रेंडर हो जाता है ना उस पे वेबसाइट पे। ऐसे ही है ना सर, वो फिर वो उसके लिए आपको तो जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है ना हाइड करने के लिए जी HTML के जी जी। बगैर। हाँ, HTML पूरा सिक्योर नहीं होता कभी भी ना, इस तरह उसमें वो तभी जावास्क्रिप्ट फिर जो होता है, या फिर PHP भी यूज करते हैं ना लोग, तो जो PHP करते हैं तो फिर वो PHP हाइड कर देता है कोड सारा आपका HTML का। पड़ा होता है और उसको कोई भी उठा सकता है, उसको सिक्योर करने का तरीका कोई होता नहीं है, ठीक है। कहीं स्टैटिक डेटाबेस बोलते हैं उसको, जहाँ पे इमेजेस होते हैं ना, और लिख लें अपने पास, लिख लें आप लोग, अभी डेटाबेस में आपको बताएंगे इस बारे में। स्टैटिक डेटाबेस होता है वो, जिस तरह S3 बकेट्स AWS का क्लाउड का जो है ना, S3 बकेट है वो, उसको बकेट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट डेटाबेस होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटाबेस के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा। अभी आपका सेकंड वीक में डेटाबेसेस आएंगी ना हमारे उसमें,
खासतौर पे जो बैकएंड वाले हैं उनका डेटाबेस मोंगोडीबी और थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में पढ़ाया जाएगा। और तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा कि स्टैटिक क्या होता है और वो क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक बस अब इसके अलावा तो कोई है नहीं कॉल पे, तो फिर हम कैंसिल कर देते हैं, क्या ख्याल है? तो उसके बाद फिर जो है ना तकरीबन 20 मिनट बाद फिर हम लोग बैकएंड शुरू करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस हो किसी के पास तो वो जो है ना डायरेक्टली आप ऐसा करा करें, जो क्वेश्चंस हो कमर को जो है ना डायरेक्टली भेज दिया करें, ठीक है। जी अजहर ये बता दें इनको आप क्या कह रहे हैं। ये तो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम रिस्पॉन्सिव के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। यार मुझे तो लग रहा है रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट सही से पता नहीं है इन लोगों को, कुछ और समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। मुझे भी ये आप उनको समझा दें एक दफ़ा मतलब क्या है रिस्पॉन्सिव का। बेसिकली वेबसाइट पे हम जो भी हमारे रिस्पॉन्सिव कॉन्सेप्ट है बस वो ये है कि हमारी वेबसाइट प्रॉपर काम करे। मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी हमारे जो उसकी यूआई वो प्रॉपर रिप्रेजेंट हो रही हो, उस पर टैबलेट्स पे भी प्रॉपर हो रही हो, इस तरह डेस्कटॉप डिवाइसेस पे भी हो रही हो। ये ना हो कि हमें ना जिस तरह हमने एक मोबाइल पे एप्लीकेशन मिली, इसे हमें राइट स्वाइप नहीं करना पड़ा, तो प्रॉपर हमें व्यू कर सकें। बस ये हम एक रिस्पॉन्सिव छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। हाँ, और इसमें थोड़ा सा ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल अब आपने एक इमेज लगाया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट पे सही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मोबाइल पे खोलेंगे इमेज आधा कट गया, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिवनेस सही नहीं है, ठीक है, ये मतलब है इसका रिस्पॉन्सिवनेस। चलें ठीक है, फिर कमर इसको रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आते हैं फिर, ठीक है जी ठीक है।